दोस्तों आपका स्वागत है डेस्टिनी राइजर्स में। यहाँ पर हम लोग जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनके फायदे की बात करते हैं। आज हम लोग जो है मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ यानी कि जो है रिटेल इन्वेस्टर है वो आईपीओ में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और आईपीओ के रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे उन सबका जवाब एक ही वीडियो पे मिल जाएगा। आज तक आपने ऐसा एक भी वीडियो नहीं देखा होगा। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको फिर किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर दोस्तों चलो चलते हैं आगे। ये वीडियो में मैं आपको इसके बारे में डिटेल में आपको बता रहा हूँ कि एसएमई आईपीओ और मेन बोर्ड आईपीओ में क्या फ़र्क होता है, उसमें कैसे अप्लाई करना चाहिए, उसमें क्या क्या ध्यान रखना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अलॉटमेंट कैसे मिल सकता है, वो सब बात को का ध्यान रखते हुए हम लोग इसकी बात करेंगे। तो दोस्तों जो मेन लाइन जो आईपीओ होता है उसका जो डीआरएचपी जो फाइल करने का जो प्रोसेस होता है उसका डीआरएचपी जो है वो रिव्यू से भी करता है। यानी कि जो मेन लाइन आईपीओ जो है वो होता है वो बहुत ही अच्छा ऑथेंटिकेट आईपीओ होता है, उसमें रिस्क फैक्टर बहुत ही कम होता है। जबकि ऐसे भी आईपीओ है उसका जो डीआरएचपी होता है उसका रिव्यू जो है वो स्टॉक एक्सचेंज करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी और एनएससी। यानी कि मेन बोर्ड जो आईपीओ होता है वो उसका जो डीआरएचपी का रिव्यू जो है सेबी करता है, इसलिए ये बहुत ही अच्छे आईपीओ होते हैं और इसमें बहुत ही जोखिम कम होता है। अगर हम लोग लॉट साइज की बात करें तो जो मेन बोर्ड के आईपीओ जो होते हैं वो रिटेल इन्वेस्टर के लिए 10 से 15 हजार का एक लॉट होता है। और हम लोग अगर एसएमई आईपीओ की बात करें तो एसएमई आईपीओ के अंदर जो लॉट साइज होता है वो 1 लाख से ऊपर होता है। यानी कि एक लॉट के लिए आपको कम से कम 1 लाख रुपये चाहिए। अगर हम लोग नंबर ऑफ एलओटी की बात करें यानी कि मिनिमम कितने एलओटी होते हैं तो मेन बोर्ड का या एसएमई का आईपीओ जो है वो आ सकता है। तो मेन बोर्ड की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ एलओटी जो है वो 1 हजार चाहिए और एसएमई आईपीओ में 50 नंबर ऑफ एलओटी चाहिए। यानी कि 50 ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 50 मेंबर हो तो भी एसएमई आईपीओ जो है वो लिस्ट हो सकता है। अगर हम लोग बात करें कि मेन जो बात है ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल, यानी कि ऑफर फॉर सेल की जो वैल्यू जो है वो नहीं के बराबर या मिनिमम जो होती है वो बेस्ट होती है दोनों ही आईपीओ में। यानी कि जो ऑफर फॉर सेल का मतलब जो होता है कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर होते हैं या प्रमोटर होते हैं वो अपना माल बेच के निकलने वाले होते हैं। यानी कि जो अगर बेच के निकलेंगे तो फिर वो आईपीओ की वैल्यू जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी और उसमें आपको लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस भी कम हो सकते हैं। अगर हम लोग कीआईबी की बात करें तो कीआईबी जो है वो बहुत ही अच्छे रोल निभाते हैं आईपीओ में, क्योंकि कीआईबी जो है वो लिस्टिंग होने पे तुरंत बेच नहीं सकते। उसका जो रूल्स होता है और रूल्स के हिसाब से 3 महीने 6 महीने या और 1 साल में सब अपने शेयर बेच सकते हैं। उससे पहले क्यूआईबी अपने कोटे के शेयर नहीं बेच सकते। इसलिए अगर क्यूआईबी की तरफ से ओवर सब्सक्रिप्शन किसी भी आईपीओ में मिलता है तो उसमें बहुत ही बड़ा लिस्टिंग गेन मिलने का चांस होता है। यानी कि क्यूआईबी का रिस्पांस अच्छा मिलेगा तो समझ लो कि आपको मेन बोर्ड का आईपीओ हो या एसएमई का आईपीओ, दोनों ही आईपीओ में लिस्टिंग गेन बड़ा मिलने का चांसेस जो है वो बढ़ जाता है। अगर हम लोग रिटेल कोटा की बात करें तो रिटेल कोटा जो है वो अगर 35% है तो उसमें जो अलॉटमेंट के चांसेस है होते हैं वो बहुत ही हायर होते हैं। यानी कि कोई कोई आईपीओ होते हैं उसमें जो रिटेल कोटा जो होता है वो 10% भी होता है। लेकिन जो अमूमन देखा गया है कि जिसमें भी 35% का जो रिटेल का कोटा दिया हुआ होता है वो बहुत ही अच्छा आईपीओ होता है। रिटेलर्स को अलॉटमेंट मिलने के चांसेस की बात करें तो अभी हम लोग अगर उसकी जो टर्म्स की जो बात करें कि जो उनकी जो रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि आरओई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आरओसी, रिटर्न ऑन नेटवर्थ आरओएनडब्ल्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पीएटी और ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर, पी यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो। यानी कि ये जो भी उनके जो डेटा होते हैं उनकी अगर बात करें तो वो जो होते हैं वो जो उनके पीयर स्टॉक्स होते हैं यानी कि ऐसी दूसरी जो कंपनी जो लिस्टेड होती है उसके कंपैरिजन में ये वैल्यू कैसे दी गई है
उसके हिसाब से हम लोग उसमें डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो है आईपीओ अच्छा है या बुरा है। यानी कि जो पीयर्स होता है उसकी ही कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं। बाकी उसका जो सेक्टर होते हैं वो सेक्टर वाइज उस आईपीओ में जो आरओसी या आरओएनडब्ल्यू, वो इन सब की वैल्यू जो है वो सेक्टर टू सेक्टर वेरी करती है। इसलिए हम लोगों को उसका पीयर कंपैरिजन देख के ही मालूम पड़ता है कि कोई भी आईपीओ जो है वो कैसा है या कैसा नहीं है। अगर हम लोग डेप्थ टू इक्विटी रेशियो देखें, यानी कि उसके ऊपर कर्ज कितना है, वो जो होता है वो वन और लोअर वो अच्छा होता है। यानी कि जो डेप्थ टू इक्विटी रेशियो एक से नीचे जो भी जिस भी कंपनी का होता है वो सबसे अच्छा होता है। फिर भी कुछ फाइनेंशियल कंपनी और बैंक्स का जो होता है वो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका जो बिजनेस जो होता है वही डेप्ट पे चलता है। इसलिए नॉर्मल जो होता है उसमें डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जितना कम होता है वो अच्छा माना जाता है, और कुछ में उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर हम लोग यानी कि ये जो हुआ बेसिक डिटेल्स हुआ मेन बोर्ड और एसएमई आईपीओ के बारे में। हम लोग इसमें आपको बोनस पॉइंट भी देंगे कि आपको जो भी मेन बोर्ड आईपीओ है और एसएमई आईपीओ है उसको आप भरते वक्त आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, और आपको किस किस बातों का ध्यान रख के आप उसमें अलॉटमेंट ले सकते हैं, वो भी हम लोग अभी आपको बताएंगे। अभी हम लोग जो भी यहाँ पर जो जानकारी दे रहे हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट करने की या कुछ भी इसमें ट्रेडिंग करने की हम लोग आपको सलाह नहीं दे रहे हैं। मेरा जो किसी भी आईपीओ में फाइनल डिसीजन जो होता है वो मैं जो है सबको कोई भी आईपीओ क्लोज होने वाला होता है वो आईपीओ की क्लोजिंग डेट के 2 बजे से पहले यूट्यूब में शॉर्ट वीडियो डाल के उसका जो फाइनल डिसीजन होता है वो आपको एजुकेशन पर्पज से देता हूँ। यानी कि आप लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको किसी भी आईपीओ में मेरा जो फाइनल डिसीजन क्या है वो आप उसमें जान सकते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं जो अपना जो मेन जो है पार्ट, जो बोनस पॉइंट है रिटेल इन्वेस्टर के लिए। यानी कि रिटेल इन्वेस्टर को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या चाहे वो मेन बोर्ड का आईपीओ हो या एसएमई का आईपीओ, उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। अभी हम लोग पहले मेन बोर्ड के आईपीओ की डिस्कशन करेंगे ताकि दोनों के पॉइंट्स जो है वो मिक्स ना हो जाए। अगर हम लोग मेन बोर्ड के आईपीओ की बात करें तो मेन बोर्ड के आईपीओ में अगर 35% का जो है वो रिटेल कोटा है तो हम लोगों को उसमें 15,000 वाली एप्लीकेशन जो है वो आपको अप्लाई करनी चाहिए। यानी कि सबसे पहले आपको रिटेल कोटा कितना है वो देखना का है, और रिटेल कोटा अगर 35% है तो सबसे पहला प्रिफरेबल जो चांस है वो आपको 50K वाली एप्लीकेशन होती है। अगर रिटेल कोटा जो है वो 10% से नीचे है और आपकी जो कैपेसिटी ज़्यादा पैसा भरने की है तो आपको जो है वो 10 लाख से ऊपर वाली जो एप्लीकेशन है वो आपको अप्लाई करनी चाहिए अगर आपके पास पैसे ज़्यादा है तो। अगर पैसे कम है तो आपको 15,000 वाली एप्लीकेशन ही लगानी चाहिए। यहाँ पर हम लोग आपको बता दें कि 2 लाख वाली जो एप्लीकेशन है वो आपको कभी नहीं लगानी चाहिए। आप या तो 15,000 वाली एप्लीकेशन को अप्लाई करें या फिर 10 लाख वाली एप्लीकेशन को अप्लाई करें, क्योंकि 10 लाख वाली एप्लीकेशन में क्या होता है कि जो उसमें 5 लॉट के लिए जो 2 लाख वाले 5 लॉट के लिए अप्लाई किया जाता है, और उसमें से आपको जितने भी बिग एचएनआई में जितना भी सब्सक्रिप्शन मिला होता है उसको 5 से भागा जाता है, और उसी के तरीके से आपको 2 लाख का जो एक लॉट जो है वो आपको दिया जाता है। इसलिए आपको 15,000 वाली या फिर 10 लाख वाली, इसमें से आपके पास जितने भी पैसे हैं उसी के हिसाब से आपको एप्लीकेशन लगानी चाहिए। अगर कोई भी आईपीओ जो है वो 1 टाइम से ज़्यादा सब्सक्राइब हो गया है, यानी कि एक गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो गया है, तो उसमें सिर्फ आपको एक लॉट ही लगाना चाहिए रिटेल में, क्योंकि एक लॉट से ज़्यादा लॉट लगाने का कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि इसमें जो भी अलॉटमेंट होता है उसमें पहले एक ही लॉट दिया जाता है। इसलिए आपको एक से ज़्यादा लॉट जो है वो आपको कभी भी भरने नहीं चाहिए।
ताकि आपका पैसा फंसा ना रहे। आपको एक पान कार्ड से सिर्फ एक ही एप्लीकेशन करनी चाहिए, यानी कि ये जो है समझ लो कि आपको दो तीन अलग अलग ब्रोकरों के उधर अकाउंट है, तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैं सब जगह अप्लाई कर देता हूँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपको एक पान कार्ड से एक ही एप्लीकेशन करनी चाहिए। अगर आप 50 के की यानी कि 15,000 की एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो आपको उसमें ऑलवेज कट ऑफ प्राइस टिक करके ही आपको एप्लीकेशन करनी चाहिए, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है, यानी कि आपको जो अलॉटमेंट मिलने के चांसेस जो है वो ना के बराबर हो जाते हैं। अगर 2 लाख से ज़्यादा वाली कोई भी एप्लीकेशन है, तो उसमें आपको कट ऑफ प्राइस नहीं डालना है, उसमें आपको हायर प्राइस यानी कि जो जो भी हायर प्राइस है उसकी वो आपको डालनी है। उससे आपको जो है वो आईपीओ मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको आईपीओ मिले, ऐसा आपको कुछ भी करना है, तो आपको घर के जितने भी फैमिली मेम्बर है सबका जो है वो डीमेट अकाउंट खोलना चाहिए, यानी कि इसी 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 यही एक रीज़न है, इसकी वजह से आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ये जो हमने बात की मेन बोर्ड के आईपीओ की। अभी हम लोग एसएमई के आईपीओ की बात करने जा रहे हैं कि एसएमई आईपीओ भरने के लिए अगर आप भर रहे हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ज़्यादातर केसेस में जो होता है वो एचएनआई का जो कोटा होता है वो बहुत ही फुल्ली सब्सक्राइब हो जाता है, यानी कि बहुत ही अच्छा भरता है। इसलिए वो जो है हमारे लिए जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके लिए वो काम का नहीं होता है। इसलिए हम लोगों को जो है वो जो अपना एप्लीकेशन जो है वो एक लोट का एप्लीकेशन करना चाहिए, और वो भी रिटेल कोटा में, यानी कि आईपीओ अगर एक 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 गुना से ज़्यादा भर गया है, तो आपको एक लॉट के लिए अप्लाई करना चाहिए, और एचएनआई कोटा तो ऑलमोस्ट उसमें एवॉइड ही करना चाहिए। और इसमें भी आपको इन बातों का ध्यान रखना है। एक पान कार्ड से सिर्फ एक ही एप्लीकेशन कर सकते हैं, और उसमें ऑलवेज हायर प्राइस जो है वो डालनी है। उसमें कभी भी कट ऑफ प्राइस डालनी नहीं है। एसएमई आईपीओ में ये बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें कि एसएमई आईपीओ में कभी भी कट ऑफ प्राइस डाली नहीं जाती है, उसमें ऑलवेज हायर प्राइस ही डाली जाती है। अगर आपको अच्छे सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो आपके जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उन सबके आप डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको जो भी जानकारी दी मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ की, वो आपको कैसे लगी वो आप हमें कमेंट करके भेज सकते हैं। और आपको अभी इसमें और कोई भी क्वेरी हो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका भी मैं उसमें रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों, आप ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे साथ बने रह सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।